नमस्कार। एक बार फिर से सुनील नालाखंडीज व्यू पे आपका स्वागत है। आज फिर मैंने अपने इस चैनल का नाम बदल दिया जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, जिसमें आप शायद मुझको ज़्यादा अपना कांटेक्ट स्थापित कर सकेंगे ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने एक बार एक चेंज किया। आशा है आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे और आप ने मेरा ये जो चैनल है वो अवश्य सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज फिर हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट कहें, पॉलिटिकल ज्ञानी कहें या पॉलिटिकल विश्लेषक कहें, कुछ भी कह लीजिए आप। बाबा उपस्थित हैं और उनसे हम आज की आगे चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका बाबा हमारे इस टॉक शो में। नमस्ते। बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं देश में, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान आंदोलन एक अपना मरणासन अवस्था में है। उधर बंगाल में एक बार फिर चुनावी हलचल में ममता बनर्जी कुछ ज्यादा आक्रामक हो गई और उसने और कुछ कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज तो नहीं, लेकिन हाँ काफी गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए। और कल तो शायद उन्होंने ये भी बात कही थी कि जो सीआरपीएफ की जो जवान है या जो बीएसएफ के जवान है जो इसमें इन्वॉल्व हैं सिक्योरिटी में चुनाव के दौरान, उनको कुछ महिलाएं घेर लें और बाकी को वोट देने दें। उनका क्या मतलब था ये शायद हो ही जाने। पर ममता बनर्जी जैसा कि एक विपक्षी नेता की तरह ज्यादा नजर आ रही है इसके बजाय कि वो एक चीफ मिनिस्टर है। खैर, दूसरी जो पॉलिटिक्स आज चल रही है वो वैक्सीनेशन पे है। जो ज्यादातर विपक्षी दलों की सरकारें, इसमें विशेषकर महाराष्ट्र, बंगाल और टू सम एक्सटेंड आंध्र प्रदेश की सरकार है, वो ये कह रही है कि उनको पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिले। तो ये तो जहां तक मैं समझता हूँ एक प्योरली एक स्वास्थ्य संबंधित मामला है, और इस पेंडेमिक में बहुत ही इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और सबको एक दूसरे पे दोषारोपण करने के बजाय अपने ही स्तर पर, अपने स्तर पर इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, केंद्र सरकार से बात करें। और मेरे ख्याल से तो जहां तक मैं समझता हूँ कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, वो पूरा पूरा हर डे रोज इस पर कुछ ना कुछ अपडेट देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जो इतना फैल रहा है इसका क्या कारण है कि वहां पर सफिशिएंट मात्रा में, उचित मात्रा में, रिक्वायर्ड मात्रा में वैक्सीनेशन केंद्र सरकार ने उनको प्रोवाइड नहीं किया? मेरा मानना यह है कि इनको कितना वैक्सीन प्रोवाइड किया गया है वो एक इतना इम्पोर्टेंट मेट्रिक शायद नहीं होगा जितना ये वेस्टेज यहाँ कर रहे हैं और जितना मिसमैनेजमेंट यहाँ है। फ्रैंकली अगर आप देखें तो बॉम्बे में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ना ही सख्ती हुई है और ना ही सरकार ने कोई सीरियसली कदम उठाया है यहाँ के लोगों की और यहाँ की जनता की ओवरऑल वेलनेस के लिए। इन्होंने जब सारा देश खुल रहा था तो इन्होंने इतनी जल्दी खोल दिया था कि इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे आज भी देख लें आप तो पिछले 3 हफ्ते से सरकार को ना कोरोना का कोई फर्क पड़ रहा है, उनको सिर्फ अपनी ही पड़ी है। पिछले साल जून में जैसा कि आप जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, उसमें आपको पता है कि कितने बड़े बड़े नाम आए थे। एक तो जो सबसे जूनियर मंत्री हैं शायद इस पूरे कैबिनेट में महाराष्ट्र के, उनका भी नाम उछला था एक बार। तो ये सरकार कोरोना की शुरुआत से सिर्फ और सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है। और अगर आप आज की तारीख में देखें तो कोरोना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बॉम्बे में, बिल्कुल सही बात है, पर उसके लिए आप वैक्सीन को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? वैक्सीनेशन की वजह से कोरोना ज्यादा नहीं हो रहा, नहीं, कोरोना दूसरे कारणों से वैक्सीनेशन ज्यादा हो रहा है। और नहीं। दूसरी बात, आप कौन सा इसमें उसमें इसमें ध्यान भी कहाँ दे रहे हैं? एक सेकेंड जरा, जस्ट हियर मी आउट। इसमें दो इशू हैं। एक तो ये है कि वैक्सीनेशन इस उचित मात्रा में जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में वो केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को प्रोवाइड नहीं कर रही है या बंगाल सरकार को प्रोवाइड नहीं कर रही है। बंगाल ने भी यही आरोप लगाया था। और दूसरी बात यह है कि जो आपको दे दिए गए हैं वैक्सीन, उसमें से आपने यूटिलाइजेशन कितना किया है और उसमें से आपका वेस्टेज कितना है। वैसे मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार के पास उचित मात्रा में है, 7 करोड़ वैक्सीन प्रतिमाह बनाने की हमारी क्षमता है आज के दिन में। तो वैक्सीन की तो मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और
जो पहले से भी काफी स्टॉक करके रखा गया था, तो फिर ऐसा ही क्यों है? मतलब क्यों अपनी जान बचाने के लिए केंद्र पे डाल रहे हैं? विशेषकर बंगाल, बंगाल में भी यही हो रहा है। देखिए, आज की तारीख में सारे विपक्ष का एक ही दुश्मन है, वो है मोदी। कोरोना तो नहीं। अगर इन कोरोना तो कभी विपक्ष का दुश्मन था ही नहीं, इन्होंने तो उसमें भी पॉलिटिक्स खेली थी। चाहे आप राहुल गांधी को देख लें, चाहे अरविंद केजरीवाल को देख लें, चाहे हाँ। आप महाराष्ट्र में ही देख लें, इन्होंने हमेशा से केंद्र को ही सारी गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ये तो ये भी बोल चुके हैं एक बार कि मोदी की वजह से हमारे यहाँ सा प्रॉब्लम हो रहा है। राहुल गांधी को अगर आप सुने तो पहले बोल रहे थे कि इतना बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, लॉकडाउन करना चाहिए। जब लॉकडाउन किया तो बोलते हैं सारा लॉकडाउन लगा दिया, अब मजदूरों को कौन संभालेगा। तो इनके तो इनका एक और एक ही ध्येय है, वो ये है कि मोदी जो करे वो गलत, नहीं, या केंद्र ऐसा भी सरकार जो करे वो गलत। जब वैक्सीन लॉन्च किया गया था, जब वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी, तो इन लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए थे वैक्सीन पे और इसकी एफिकेसी पे और उसकी सेफ्टी पे। और यहाँ तक कि एक नेता अखिलेश यादव ने तो ये भी कहा था कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, तो इसको मैं नहीं लगाऊंगा। तो उस स्थिति से अब ये विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि हमारे को वैक्सीन नहीं मिल रहे हैं, तो ये तो विरोधाभासी बातें बातें हो गई ना। जब वैक्सीन बनाया गया था, जब उसको एक सरकार की सफलता तो क्या क्या एक भारतीयों की सफलता थी, उस पर भी वो लोग सवाल उठा रहे थे। और आज जब वैक्सीन देने में वो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जो फेलियर हो रहा है उनका, उसका भी वो दोषारोपण मोदी जी पर ही कर रहे हैं। तो ये तो राजनीति होनी नहीं चाहिए ना, मैं तो जहां तक समझता हूँ। देखिए, एक आप बोल रहे राजनीति होनी नहीं चाहिए। राजनीति, अगर राजनीतिक या राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इनसे एडमिनिस्ट्रेशन संभल नहीं रहा है, यही हालत। दीदी एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन संभाल पाई थी, अब हार रही हैं इसलिए उन्होंने वो भी करना छोड़ दिया है। अब दीदी अगर कल सुबह उठती हैं और उनको ये पता चलता है कि उनके घर में पानी नहीं आ रहा है, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ केंद्र की गलती होगी। और वही हिसाब यहाँ बॉम्बे का भी है। अब आप इस बात को देखिए कि अगर आप महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जो विरोधाभास है वो इनके स्टेटमेंट्स को छोड़िए, पिछले 24 घंटे में दो दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आए हैं। यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर बोलता है कि हमें सेंटर से वैक्सीन नहीं आए। हाँ। शरद पवार बोलते हैं कि सेंटर और स्टेट को मिलकर काम करना चाहिए और सेंटर हर पॉसिबल मदद कर रहा है स्टेट की। तो ये तो दोनों उनके हिसाब से तो स्टेट काम नहीं कर रहा है, स्टेट कोऑपरेट नहीं कर रहा है। मतलब विरोधाभासी स्टेटमेंट है। पर इसको जो बिल्कुल। शरद पवार के ट्वीट किया है शायद उन्होंने, उसको लोग इस बात से जोड़ रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में वर्तमान राजनीतिक संकट चल रहा है, इसमें अमित शाह से कोई शरद पवार की सौदेबाजी हो गई है। तो क्या आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? देखिए, सौदेबाजी का तो जब आदमी सौदेबाजी दो इक्वल लोगों के बीच में सौदे होते हैं। एक ऐसा आदमी जिसकी अभी पॉलिटिकल विरासत खतरे में हो, जिसका एग्जिस्टेंस पूरा का पूरा खतरे में हो, वो सौदे नहीं करता है। वो हिंदी में जैसे गिड़गिड़ा के मुझे बचा लो वाला डायलॉग है, और वो बात हो जाती है। बेसिकली तो वो भीख मांगता है, बट मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता था, मुझे और मैं कोई भी शब्द सोच मिला रहा था नहीं। कि आप वो शब्द यूज करेंगे। तो इसीलिए तो पर वो है। अब उसमें अमित शाह कितना माने कितना नहीं माने वो तो हमको पता नहीं, पर अब हर भरसक प्रयास शरद पवार करेंगे हर पॉसिबल ऑप्शन पे कि वो अमित शाह और मोदी को किसी तरह से मना सकें। अब आप ये बताइए कि ये तो हॉस्पिटल में बैठे हैं, हाँ। तो इनको ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली कल की सिचुएशन क्या है कैसे पता चल रही है कि कितने वैक्सीन आ रहे हैं या क्या इश्यूज है? ये प्योरली अब पॉइंट स्कोर कर रहे हैं मोदी के साथ या अमित शाह के साथ, मतलब मक्खन और लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक जितना मैं मोदी और अमित शाह को समझ पाया हूँ, मुझसे ज्यादा समझने वाले काफी लोग हैं इस देश में, पर मुझे ये पता है कि अमित शाह कोई भी चीज भूलते नहीं है। जो जो अपने अपने एरोगेंस में शरद पवार ने पिछले 1.5 साल में चीजें बोली हैं जब ये सरकार यहाँ रही है, तो उस हर चीज का हिसाब तो शरद पवार से अमित शाह वसूलेंगे। और ये उसकी शुरुआत है। ये जो अहमदाबाद में मीट जो बोली जा रही है, या फिर आज का जो स्टेटमेंट है,
और अभी आगे आप देखते जाइए, शरद पवार को ये घुटनों पे लाके शिवसेना को तो खत्म करेंगे, शरद पवार को घुटनों पे लाएंगे, और कांग्रेस का तो वैसे भी वजूद नहीं है इस स्टेट में। फ्रैंकली मुझे समझ नहीं आता कि शरद पवार को हम इतना बड़ा क्यों मानते हैं। शरद पवार और कांग्रेस की ऑलमोस्ट बराबर सीटें हैं, तो कांग्रेस इतनी भी बुरी नहीं है स्टेट में, बट शरद पवार का तो एग्जिस्टेंस ही आज की तारीख में पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस और रेलेवेंस क्वेश्चन में है। तो वो तो वही बोलेंगे जो मोदी और शाह को खुश करेगा। उनको ना ही सरकार की पड़ी है और ना ही उनको अपनी पार्टी की पड़ी है। आज की तारीख में उनको सिर्फ अपनी और स्वयं की इज्जत और उनकी जो बनाई हुई साख है उसकी पड़ी है, और वो उसी के लिए काम कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र में या कहेंगे तीन पुलिस वाले बड़े बड़े अफसर जिनको कहना चाहिए, हालांकि उनमें दो तो बड़े हैं, तीसरा सचिन वाजे है जो कि अपने पद के अनुसार उतना बड़ा नहीं है, लेकिन सचिन वाजे भी एक बयान दे रहा है और परमवीर सिंह ने भी बयान दिए हैं, और तीसरा जो नारखेले हैं, हेमंत नारखेले, जो वर्तमान में बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये तीनों अलग अलग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और जो सचिन वाजे ने आज जो एक कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था, उसमें उन्होंने शरद पवार के अलावा सबको दोषी बनाया। उसमें उसने घेरने की कोशिश की अजीत पवार को, उसने घेरने की कोशिश की अनिल परब को और अनिल देशमुख को, यानी कांग्रेस को छोड़ के उसने सभी को घेरा। कांग्रेस का तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ इसमें हाथ है, वो तो अपने मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है, दीन बस्तियां तो नाच लेते हैं। पहले कांग्रेस की बात खत्म कर लेते हैं। हाँ। उन्होंने तो बड़ी आशाओं से इस गठबंधन में साथ दिया था कि कि काफी पैसा इकट्ठा होगा महाराष्ट्र से, सबसे रिच स्टेट है इस देश का, पर उनका तो लिटरली सुपड़ा साफ हो गया। सारा पैसा जो आ रहा है वो शरद पवार और शिवसेना के बीच में बट रहा है, और उसमें भी शायद मेजोरिटी पैसा तो शरद पवार या एनसीपी लेके जा रही है। तो कांग्रेस तो बदनाम भी हो रही है और उसको उसके पैसे भी नहीं मिल रहे। अब अगर दूसरी बात करें बाकी पार्टियों की, तो लेकिन ये सब तो परमवीर सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की मंत्री जी को, मतलब तत्कालीन जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख को, उसमें या मुख्यमंत्री को दी थी उन्होंने रिपोर्ट, उसमें जो उन्होंने आरोप लगाए थे, उसमें एक तरह से लग रहा था कि वो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगा रहे हैं। अब वो कांग्रेस की तरफ से, मेरे हिसाब से तो वो शिवसेना की तरफ से आरोप लगा रहे थे, और शरद पवार को बैकफुट पे लाने के लिए ये खेल खेला गया था शिवसेना की ओर से सॉरी, परमवीर सिंह के थ्रू शिवसेना की ओर से। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 10 से 12 महीने में, या जब जितनी देर सरकार रही है, इनके 1 पॉइंट पुलिस जो कमिश्नर है वो शिवसेना की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वो ऐसे मामलों में बयान दे रहे हैं, आके झूठ बयान दे रहे हैं जिनमें उनको दूर दूर तक बोलना भी नहीं चाहिए। पुलिस कमिश्नर इन सब बातों में पड़ता ही नहीं है, बट उन्होंने वो सब काम किए। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि रातों रात वो शिवसेना से निकल के कांग्रेस में या शरद पवार के बारे में बात करने लगेंगे? वो आज भी शिवसेना के साइड से ही खेल रहे हैं। अच्छा, नहीं, क्योंकि परमवीर सिंह ने भगवा जो आतंकवाद है उसके विरुद्ध उन्होंने काम किया था, उन्होंने ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को प्रताड़ित किया था। तो और तब कांग्रेस का राज था केंद्र में भी और स्टेट में भी, तो इसलिए कहीं से कहीं एक शंका होती है कि वो कांग्रेस के इशारे पे वो कर रहे हैं। वो हो सकता है, पर आज की तारीख में तो मुझे यही लगता है कि वो उनकी हिस्ट्री कांग्रेस के साथ रही हो, बट पिछले 18 महीने के जो उन्होंने जैसे काम किए हैं और जैसी उन्होंने हरकतें की हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि वो आज की तारीख में तो शिवसेना के लिए काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, कांग्रेस से आगे बढ़िए, उसके बाद एनसीपी और शिवसेना बच गई। अब तो एनसीपी और शिवसेना तो आज की तारीख में आई थिंक दोनों के बीच में सॉलिड रसाकसी चल रही है कि कौन किसको खींच के नीचे लेके आता है। और इसीलिए अगर आप देखें तो बीजेपी इसमें कोशिश भी नहीं कर रही है। बीजेपी सिर्फ स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट और फैक्ट्स पे फैक्ट्स दे रही है। बीजेपी ना ही ये सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, वो सिर्फ इन दोनों को लड़ते हुए देख रही है, क्योंकि उसको पता है कि ये दोनों एक दूसरे से लड़के गिर मरेंगे, जो हो चुका है चालू। मतलब जैसे जो एक कहानी असली थी कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी ले जाता है, ऐसी एक बचपन में कहानी सुनी थी, वही है क्या?
वही है बिल्कुल। इसमें रोटी ले जाएगा नहीं, इलेक्शन होगा, पर उसके अलावा बंदर एक्टिवली प्रमोट कर रहा है कि दोनों एक दूसरे से लड़ ले। हाँ मतलब एडवांटेज वो ले जाएगा, मतलब रोटी से मैं ये नहीं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म में, हाँ, कि इमीडिएटली इमीडिएटली सरकार सरकार बन नहीं जाएगी, बनाएंगे, पर हाँ, हाँ हाँ। हाँ, आगे के लिए काफी फायदेमंद रहेगा इनके लिए। चलिए, और आज मैं समझता हूँ कि आज हम हमारी अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ आप में अंत में टिप्पणी देना चाहें तो? नहीं, बस हम तो इंतजार कर रहे हैं कि बॉम्बे या मुंबई में कैसा अब अगला खेल होता है, और असली इंतजार तो 2 मई का है, क्योंकि 2 मई जीती गई। चलिए, फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।